Uh, Hi. There are so many memories and conversations which we would like to have with our parents, but often we feel कि टाइम ही नहीं मिला या कुछ बातें याद नहीं रहती है। अब हमने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है, पेरेंट ऑफस्प्रिंग इंटरव्यूज़, जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स के साथ हमारी शेयर्ड मेमोरीज, उनके लाइफ की स्टोरी, उनके व्यूज़ और हमारी गपशप ये चलते रहेंगे। और आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे डैड, जिनको मैं बोलता हूँ ताता। ताता के पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी एक बड़ी बहन है, मुझसे 6 साल बड़ी है। वो मेरे डैड को ताता बोलती थी बचपन से, तो मैंने तो बस वही पिकअप कर लिया। बट ताता comes from tatah, which is the Sanskrit word for dad. So you will see me referring to him as Tata often because that's what I call him. Well, I don't know how to introduce him. He is one of my champions and my most important people in my life. But he is most of all my dad. So let's stick to that as the introduction. ताता, आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? आज 12 अक्टूबर 2025 का दिन है और हम अपने घर केसर हारमोनी नई मुंबई में सब लोग साथ रह रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर रह रहा है, जिसकी कल्पना करना ही शायद संभव था, क्योंकि एक बार बच्चे जो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, उसके बाद वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम होती है। मेरे दोनों बच्चे और बेटी अपने दामाद के साथ भी यहाँ रह रही है। मुझे इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है, बहुत खुशी है मुझे। I am also very happy, Tata, to be here with you and get to spend time with you. And we are starting such cool new things to do. ये हमारा रेगुलर चलते रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले ताता मैं जानना चाहूँगा, हाउ वॉज योर चाइल्डहुड लाइक? कैन यू शेयर अबाउट योर चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस? हमारा चाइल्डहुड आज के चाइल्डहुड से बहुत अलग था। आज के चाइल्डहुड में सभी के लिमिटेड बच्चे हैं, एक हैं, दो हैं, ज़्यादातर बस दो से ज़्यादा बहुत कम के हैं। तो उनको जो अटेंशन और प्यार और केयर जो मिलती है, वो हमारे ज़माने में शायद ही किसी को मिलती थी, जो बहुत ही रिच होते फैमिली से होते थे, है ना। वो शायद कोई हार्डली इस पॉपुलेशन का कोई 0.1% होते होंगे जिनको केयर आज के ज़माने जैसी तो खैर फिर भी नहीं मिलती होगी, लेकिन उस समय उनको तो अभी अच्छी केयर मिलती होगी। सामान्यतः उस ज़माने में किसी को भी ज़्यादा केयर नहीं मिलती थी, और जितनी मिलती भी थी, हमारी जो परिवार में जो हमको जो केयर मिली वो काफ़ी कम थी। काफ़ी हमारा चैलेंजिंग रहा बचपन, क्योंकि एक तो जो जनरली जो लाड़ प्यार मिलता है माँ से मिलता है, और जब मैं 7 साल का था, कक्षा दूसरी सेकंड में था, तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। माँ की डेथ हो गई थी। तो और मेरे फादर ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। तो फादर थे घर में और ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर भी नहीं थी। तो ग्रैंडफादर थे, उनके भाई थे, बड़े भाई, जिनको मैं हब्बा बाबा बोलता था, क्योंकि हवेली में रहते थे वो, और हम बच्चे थे तो उनको हवेली वाला बाबा बोलने में दिक्कत आती थी, तो हवेली बाबा को जल्दी से हब्बा बोलते थे हम लोग। तो हब्बा बाबा थे वो। तो हब्बा बाबा थे घर में, तो बाबा थे हमारे और हमारे फादर थे। तो इनके साए में हमारा जो है बचपन बीता है। क्योंकि उस समय किसी के पास भी बहुत अधिक पैसा होता नहीं था। पैसा कमाना, अपना जीवन यापन करना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमारे फादर तो उसी में व्यस्त रहते थे, दुकानदारी करना, खेती करना, है ना, बाहर जाके कुछ सामान लाना। तो मेन जो हमारा जो परवरिश में जिसमें मेन रोल रहा है, वो दोनों हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, उनका रोल मेरे बचपन में काफ़ी रहा है। हालांकि जो बड़े बड़े बाबा थे हमारे हब्बा बाबा, उनका सभी की लाइफ में इतना रोल नहीं रहा, लेकिन वो मुझे विशेष प्यार करते थे, इसलिए बचपन में मेरा उनका अच्छा रिलेशन रहा, उनका काफ़ी मुझ पर असर रहा। बाकी मेनली जो एक मदरली जो फिगर थे, वो हमारे ग्रैंडफादर हुक्मचंद थे। हुक्मचंद
व्यापार में और काम में भी बहुत आगे थे, लेकिन इसके अलावा वो अपने परिवार की भी देख रेख सभी की करते थे। वो सभी का ध्यान रखना, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चों को रोज़ कहानियाँ सुनाना, रोज़ सबको बैठ के कीर्तन करवाना, भजन करवाना। तो उनका जो है योगदान, एक बेसिक नीड पूरी करने में खाना भी बना के देते थे वो। तो बेसिक नीड पूरी करने के अलावा एक अच्छे संस्कार देने में भी हमारे ग्रैंडफादर का रोल बहुत रहा है। हाँ, बहुत बाकी ही बचपन तो बहुत चैलेंजिंग रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी हमको नहीं थी, यानी कि हमारे पास ना कोई प्रॉपर कपड़े होते थे। स्कूल में, गांव में स्कूल था, तो उसमें हमको जो है साल में 1 या 2 जोड़ी कपड़े बनते थे, हाफ पैंट और एक शर्ट, उसी से पूरी साल चलाना पड़ता था। यदि कभी हाफ पैंट पीछे से फट जाता था तो उसमें पाती लगा लेते थे, पैच। पैच पैच लगा लेते थे, लेकिन पूरी साल उसी से काम चलाना पड़ता था। किताबें भी उस ज़माने में कोई गवर्नमेंट से कोई किताबें नहीं मिलती थी, तो हम लोग क्या करते थे, किसी की जो है फ्रेश किताबें खरीदते थे तो पूरी 100% रेट में आती थी। हम किसी की पढ़ी हुई किताबें ले लेते थे तो 50% में हमको मिल जाती थी, 50% 60% में। और हम उनको किताबों को इतनी संभाल के रखते थे कि अगली साल भी हम उसको 50-60% में उनको आगे आगे बेच देते थे। तो इतनी पैसे की इतनी कदर थी कि 2 पैसा भी स्पॉइल नहीं होना चाहिए। तो किताब पे कवर लगाना, उसको बहुत अच्छे ढंग से रखना, जबकि हमारे पास आजकल के जैसे बस्ते होते हैं, बैग होते हैं, ऐसे बैग भी नहीं होते थे, कपड़े के बैग होते थे, है ना। लेकिन बड़ी संभाल के रखते थे कि किताब कोई मुड़ नहीं जाए, है ना, किताब में कोई लिखना नहीं, है ना। तो इस प्रकार से बड़ी पैसे की कमी थी, इसलिए सब चीज़ें की बड़ी बड़ी संभाल के रखते थे। और स्टार्टिंग में जैसे आज स्लेट होती है, हम हमारे पास एक तख्ती होती थी, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक वो बोर्ड होता था जिसको वो लकड़ी का होता था, उस पर हम सुंदर हैंडराइटिंग लिख के ले जाते थे। उसी, है ना, एक स्लेट होती थी, कॉपियों की जगह स्लेट पर ही हम जो है कुछ कैलकुलेशन करके या कुछ मास्टर जी ने कुछ आपको जो है कुछ गणित करने को दिए या कुछ भी करने को दिए तो स्लेट पर ही उसको सॉल्व करके बता देते थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास उसमें कॉपियाँ पेन का खर्चा करने की किसी के पास वो नहीं थी। तो स्लेट पर लिखना और उस पर आंसर करके दिखा देना और फिर बाद में उसको मिटा देते थे, फिर दूसरा उस पर लिख लेते थे। तो इस प्रकार से बड़ी किफ़ायत का काम था और चैलेंजिंग बहुत था। कपड़े भी बहुत लिमिटेड थे, पहनने को चप्पल जूते भी नहीं थे, बहुत सारी उम्र तक जो है, जब थोड़े बड़े हुए तब जाके मिले। और बेसिक सुविधाएं जो होती हैं आजकल के उसके हिसाब से, जैसे गांव में कोई लाइट भी नहीं थी, पूरे अंधेरे में रहते थे। कभी पढ़ना होता था तो कभी लालटेन होती थी, केरोसिन डाल के उससे पढ़ते थे, या दीपक होता था, दीपक में ही केरोसिन डाल के और दीपक के उजाले में पढ़ते थे। और कई बार स्कूल बहुत सुबह जल्दी होता था, सवेरे सब चीज़ें स्कूल होता था सुबह 7 बजे, तो 7 बजे स्कूल जाने के लिए हमको 5 बजे जगना पड़ता था, क्योंकि गांव में ये भी नहीं कि घर में कोई टॉयलेट हो, तो टॉयलेट के लिए भी जंगल जाना पड़ता था, नहाने के लिए भी कुएं पे जाना पड़ता था। तो सुबह 5 बजे जग के अंधेरे में कुएं पे जाते थे, वहीं जो है अपने दैनिक क्रिया निवृत्त होकर जंगल में जाते थे, फिर वहीं नहाते थे, दातुन तोड़ते थे पेड़ से, क्योंकि ना मंजन टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं थी। तो इस प्रकार से करके जो है 6 बजे तक घर आते थे। ठंडा खाना जो पिछले शाम का कुछ बच जाता था उसको खा के कलेव बोलते थे हम लोग, ब्रेकफास्ट को कलेव करके और स्कूल चले जाते थे। सर्दी भी होती थी, सर्दी में भी वही रिटर्न रहता था। तो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ थी, ना तो प्रॉपर कपड़े थे, ना लाइट थी गांव में, तो कुएं पे जाना, टॉयलेट के लिए भी जंगल में जाना रात को, बड़ा रिस्की भी था। लेकिन उस समय हमारे टाइम में टॉयलेट वगैरह होना बहुत ही बड़ी लग्जरी थी, तो गांव में किसी के पास ही नहीं थी। तो बेसिक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ऑन द कॉन्ट्ररी, डैड का चाइल्डहुड कितना डिफिकल्ट रहा। मेरा बहुत ही प्रिविलेज्ड एंड बहुत कंफर्टेबल चाइल्डहुड ही गेव टू मी। तो मेरे को भी याद है, जैसे जब मेरी नोटबुक्स में मैं स्पेस छोड़ छोड़ के लाइन में लिखता था या अपने पेज पे ड्राइंग करता था बचपन में, तो ताता मुझे आके बोलते थे कि ये पेज पे वेस्ट मत करो जगह, पेंसिल से लिखो, पेन से क्यों लिखना है, रब करके फिर से यूज कर सकते हो। तो
तो मुझे वो सब सुन के बहुत ही उस समय बहुत ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कौन पेज की स्पेस सेव करता है बच्चा, ये तो मैंने नहीं सुना था। पर जब इनकी मैं स्टोरी सुनता हूँ तब मेरे को समझ आता है कि वाई हिज ब्रेन इज शेप लाइक दैट, एंड आई डू गेट इट अब। तो ये मेरे को बताओ ताता नेक्स्ट कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी थोड़ा दे चुका हूँ हाँ। कि मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन, क्योंकि मेरी माँ का स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था 7 साल में, और माँ को उस समय बहुत काम करना पड़ता था। माँ को घर में भैंस वगैरह थी तो पशुपालन का भी सारा काम करना पड़ता था। भैंस के लिए चारा बनाना, उसको पानी पिलाना, उसके गोबर के उपले थापना, है ना, उसका दूध निकालना, उसके दही जमाना, उसकी छाछ करना, उसको भिगोना, फिर सुबह रोटी बनाने के लिए आटा भी पीसना। तो माँ हमारी कोई 3 साढ़े 3 बजे जगती थी। 3 साढ़े 3 बजे जग के सबसे पहले तो वो जो है चक्की चलाती थी, वो हाथ से चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी पूरे घर को, आज आटा कितना लगेगा, तो उस दिन का आटा बनाती थी। फिर बज जाते थे 4:30, 4:30 बजे फिर वो जो है दही बिलोती थी, जो पहले दिन का दही होता था उसको दही बिलो के मक्खन निकालती थी। फिर बज जाते थे सबको चीज़ें 5, तो 5 बजे वो जो है अपनी भैंस का दूध निकालती थी। फिर 5:30 बजे थोड़ा सा उजाला होता था, हल्का सा अंधेरा कम होता था, तो वो गांव में अपने जो है जंगल में टॉयलेट सब जो लेडीज़ वगैरह इकट्ठी होके सब बाहर जाती थी, घर में तो थी नहीं। और उसके बाद आके फिर जो है ना, सबको दूध देना, भैंस को चारा डालना, भैंस का जो गोबर है उसको उठाना, उपले बनाना, फिर खेत पे जाना, घर में पानी लाना। पानी भी कोई नल नहीं थी उस समय, पानी लेने के लिए कुएं पे 2-4 चक्कर लगाना और सर पे पानी रख के लाना। दिन भर इतना काम होता था, बच्चे की परवरिश करने को समय ही नहीं था। आपको अपने माँ के साथ कुछ यादें हैं जो माँ आपको के याद है? साथ मुझे कुछ ज़्यादा यादें नहीं है, छोटी छोटी कुछ झलकियाँ याद हैं कि माँ जब पूजा करती थी तो वो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती गाती थी, है ना। और माँ की शक्ल भी मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मेरी जो बड़ी बहन है कुंती, जो तेरी बुआ है कुंती बुआ, उससे कुछ मिलती थी, सांवली कलर था, लेकिन ज़्यादा मुझे उनकी शक्ल भी ज़्यादा याद नहीं है। बस मुझे एक आध झलकियाँ याद हैं, जैसे एक झलकी मैंने ये बताई कि मुझे, है ना। और बाकी माँ भी उस समय बहुत, हमारा घर में बहुत गरीबी थी, तो माँ को वैसे भी आराम नहीं था, सारा काम करना पड़ता था। तो यदि माँ होती तो भी हमको इतना जो है लग्जरी तो नहीं मिल पाती, क्योंकि माँ को इतने काम होते थे कि बच्चों को संभालने को फुर्सत ही नहीं। बच्चे कभी बीमार हो जाते तो फिर माँ टाइम निकालती थी कि हाँ आज बच्चे के पास, है ना, बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तब लगता था माँ मिली आज। बाकी, है ना, तो ये रिलेशन माँ से तो ये रिलेशन ज़्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो माँ चली गई और बचपन का मुझे याद नहीं है। और पिताजी के साथ, पिताजी हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे, छोटी छोटी बातों पे जो है ना बहुत डांटते थे, मारते थे कई बार। तो हमारे मतलब जो मदरली फिगर थे वो हमारे ग्रैंडफादर थे, उनसे ही हम हमारी परेशानियाँ वगैरह शेयर करते थे और उनका सॉल्यूशन भी निकालते थे, है ना। लेकिन फादर जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, फादर भी थोड़ा उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कम होता गया, और उनका जब मैंने इतनी सफलता लाइफ में पाई तो उनका नेचुरली उनका रुझान मेरी तरफ, प्यार उनका बढ़ता गया। और लास्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे फादर मुझे ही करते थे, मुझे ही सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो और मैंने भी उनको पूरी खुशियाँ देने की कोशिश की, जो भी उनकी तमन्नाएं थी मैंने पूरी करने की कोशिश की। तो मेरा जो है लास्ट में मेरा जो है पिताजी से रिलेशन बहुत अच्छा रहा, और ग्रैंडफादर से तो मेरा बहुत अच्छा स्नेह रहा। मदरली फिगर थे, पूरा उन्होंने वो ध्यान रखते थे, उनसे शेयर करते थे। ही वॉज वेरी इमोशनल। कई बार मैं दुखी होता था, कभी रोता था किसी बात पर, तो वो भी मुझे सांत्वना देते थे। तो लाइक जैसे मदर के साथ आप शेयर कर सकते हो, मैं ग्रैंडफादर के साथ पहले शेयर करता था। बाद में तो फादर से जैसे जैसे एज बढ़ती गई, 50 साल के बाद, मुझे लगता है 40-45 साल के बाद मेरे फादर से जो है और लास्ट तक बहुत ही इमोशनल और शेयरिंग वाला रिलेशन रहा। मेरी खुशी देख के, मेरी तरक्की देख के वो बहुत खुश होते थे। तो और जो बड़े बाबा थे और हब्बा बाबा, उनसे केवल मेरा ही विशेष स्नेह था, अदरवाइज और सारे भाई बहनों में वो किसी को भी लायक ऐसा नहीं करते थे वो।
या तो बड़े बड़े भाई को थोड़ा लाइक करते थे, है ना, और या उसके बाद जो है मुझे सबसे ज़्यादा लाइक करते थे। और वो अपने पास जो भी उनकी पूंजी इकट्ठी थी वो उन्होंने रख रखी थी, है ना। वो जब उनको देखा कि मैं 2-4 साल ही जीने वाला हूँ, ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ, तो अपनी पूंजी थी करीब 100-120 रुपये की पूंजी थी, वो मुझे दे गए थे। उस समय बड़े बड़े नोट होते थे, 10 के नोट भी इतना बड़ा होता था, जो आज 100 रुपये का जो पहले नोट आता था उतना बड़ा 10 रुपये का नोट आता था। तो 10-10 रुपये की उसकी गिड्डियाँ थी, 10-12 नोट निकले और मुझे वो दे गए। और मुझे वो कैलाशी बोलते थे, और मुझे बोले कैलाशी रोज गुलकंद खाया कर, रोज 25 पैसे का गुलकंद खाया कर, खूब तंदुरुस्त रहना, है ना। लेकिन उसके पहले ही मैं तो इतना भोला भाला था, मैंने ये बात उनको बता दी। हमारे जीजा जी, उनकी शादी हुई थी हमारी बहन की, तो जीजा जी को बता दी। तो जीजा जी के पास उस समय ना तो पैसा था ना धंधा था, तो उन्होंने कहा ये पैसा भाई मुझे दे दे, मैं इससे दुकान कर लेता हूँ। तो उन्होंने उससे दुकान कर ली और उससे धीरे धीरे तरक्की उन्होंने की। अच्छा। तो मेरा रिलेशन जो है माँ का तो मुझे याद नहीं है, बाकी सभी से, ग्रैंडफादर से, फादर से, बड़े बाबा से, मेरा सबसे सबसे मेरे को खूब आशीर्वाद मिला, हम्म। खूब प्यार रहा, अच्छा रिलेशन रहा। ये जो ताता ने बताया कि जैसे आपके खुद के फादर पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे एंड विद टाइम वो भी लेस स्ट्रिक्ट हो गए। मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही पीसफुल एंड अब तो हम दोस्त जैसे बन गए हैं, बट इट वाज नॉट लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ताता, डिसिप्लिन इन्फोर्स करते थे, बट मैं भी बात नहीं मानता था और डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं करता था। तो बट नाउ वी आर इन अ गुड प्लेस दोनों। हमारा ये सोचना था कि हम जो भी हैं आज हमारे माँ बाप की बदौलत हैं। हमको ये लगता था कि हम अपने, है ना, परवरिश में कहीं पीछे नहीं रह जाएं, ये कुछ नहीं सीख पाए तो हमको लगेगा हमने क्या परवरिश दी इनको जिससे पीछे रह गए। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते थे डांटने में, करने में। हालांकि वो अब मानते हैं कि वो सब चीज़ें इफेक्टिव नहीं थी, इफेक्टिव प्यार से इनको समझा सकते थे, लेकिन उस समय में हमारे खून में भी ज़्यादा गर्मी थी, ज़्यादा सहनशीलता नहीं थी। तो यदि बात नहीं मानता तो कई बार हाथ उठ जाता था। लेकिन अभी जो है समय के साथ साथ जो है ना, अब समय के साथ साथ यू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो बात तो वो ही है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, थिंग्स चेंज। Every generation tries their best in that generation to give the best parenting they can to the next. There is no absolute right. We just keep on progressing. जैसे हमको पता चलता है कि बच्चों को किस चीज़ों से इम्पैक्ट होता है, आज कितना बच्चों का केयर बढ़ गया है, एंड आई होप कि ऐसे बढ़ता ही जाए। एंड आई होप टुवर्ड्स जनरेशन बाद बच्चों को इतना अच्छा एक ग्रोइंग अप का एनवायरनमेंट मिले जिससे उनका बहुत एक मैक्सिमल डेवलपमेंट हो पाए, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। दैट इज माई होप फॉर आवर स्पीसीज ओवरऑल। बट कमिंग बैक टू आवर इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा आपने अपने पेरेंट्स के साथ, बाबा के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी रिलेशनशिप शेयर करी। मैं चाहूँगा कि आप अब अपने खुद के फादरहुड के एक्सपीरियंस को आप कैसे क्लासिफाई करोगे? बिकॉज खाली लाइक व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ मैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फादर, और आपका एक टाइटल आ जाता है लाइफ में। बाकी सब तो आपको अलग टाइटल से बोलते हैं, बट यू फाइनली स्टार्ट बीइंग कॉल्ड पापा, डैड, ताता। एक टाइटल आपका बन जाता है। हाउ हैज दिस, अभी आप 36, आपको 36 साल हो गए हैं फादर बने हुए। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? हमारी शादी 1988 में हुई थी, 1988 में, और 89 में 1 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। तो बेटी के जन्म होते ही लगा कि थोड़ी जिम्मेवारी आ गई है, तो थोड़ी जिम्मेवारी फील हुई। और बड़ा बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल आपको एक बैंड मिला, बच्चे के साथ आप बात करते हो, खेलते हो, तो बहुत अच्छा लगता था। और चाहते थे हमारा बच्चा बेस्ट हो, तो उसको सब कुछ चीज़ें सिखाते थे, जो हमसे हो सकता था उसके लिए, और बड़े खुश होते थे। ऐसे ही जब बेटे का जन्म हुआ 1995 में, तो और भी खुशी हुई कि पूरा हमारा परिवार अब जो है, हमको जो चाहिए थी 2 बच्चे, हमारे 2 बच्चे कंप्लीट हो गए। एक बेटी की इनको तमन्ना थी, एक बेटे की तमन्ना थी, दोनों हमारी पूरी हो गई। और जो बेटी को जितना लाड प्यार मिला उससे ज़्यादा बेटे को मिला, क्योंकि जब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई तो स्ट्रिक्टनेस पहले से कम होती गई और थोड़ा सा लिबर्टी देने का जो है कॉन्सेप्ट आता गया। बेटी को
तुम्हारी तुलना में कम लिबर्टी मिली, तुमको और भी ज़्यादा मिली। आगे आने वाले बच्चों को शायद और भी हम जो है उनको लिबर्टी मिलेगी। धीरे धीरे ऐसा होता है। स्टार्टिंग में आदमी वो थोड़ा, मैं कंजर्वेटिव फैमिली से आया था तो कंजर्वेटिव थॉट थे, लेकिन समय के साथ साथ में जो अपने आप को बदला। और मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने तकलीफ मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने देखी, हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इंटेंशनली मुझे तकलीफ दी हो, परिस्थिति ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मेरे बच्चों को कोई कमी नहीं रहे, इसलिए मैंने उनको जो मुझसे हो सकता अच्छे स्कूल में डालना, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकता था मैंने उनके लिए किया। तो लेकिन शिकायत तो मुझे भी रह जाती है अपने आप से कि आज देखता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि मैंने अननेसेसरी कई बार बच्चों पर हाथ उठा। आज सोचता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसा है ना, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे सीखता है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को जो है मेरे जो मुझसे हो सकता है मैंने पूरी कोशिश की कि वो कंफर्टेबल रहें, आगे बढ़ें, हेल्दी रहें और अपने पास रहें। तो मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे दोनों मेरे पास हैं अभी, और आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू। एंड ये बात से मैं भी बिल्कुल ही I will second the thought कि my dad especially has tried his best to be the best father he could. I am a testament to that, and I can say that you have done a terrific job of being a father. So that is my thing. अभी आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। अपना जो आज अपना फर्स्ट एपिसोड है फादर ऑफस्प्रिंग इंटरव्यू। We will also go to our mother offspring interview under the umbrella of parent offspring interviews. तो आज आपकी एज हो गई है 65, right? Yes. You are a 1960 born. Yes. 65 एज हो गई है। I want you to look into the camera and I want you to say a message to a 75-year-old Kailash Chand Gupta. Address yourself. 75 ईयर्स में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी जो भी ख्वाहिश हैं वो मैं पूरी होते हुए देखूँ। इसलिए मैं आज से 10 साल जो मुझे बचे हैं, मैं ऐसे अपने आप के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता जो मुझे 75 साल में होकर पछतावा हो कि मैंने ये नहीं किया। मैं अपना समय अपने परिवार को, उनको खुशियाँ देने के लिए, मेरी हॉबी हैं, घूमने के लिए, म्यूजिक के लिए, लोगों से मिलने के लिए, जो भी मेरी हॉबियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि 75 साल होते समय मैं पूरा सबको देख पाऊँ। 75 साल के बाद में यदि मेरा जीवन नहीं हो या हो इतना एक्टिव नहीं हो तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं मिले। यही मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी तमन्ना है 75 साल के पहले पूरी सब कुछ कर लूँ। Beautifully said. And with this, we would like to wrap up our episode 1 of Parent Offspring Interviews, and we'll see you next for the next round, which will be with my wonderful mother and Tata's very, very beloved wife. Thank you, beta. Thank you.